चलो तो शुरू करते हैं द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 38। तो एपिसोड 38 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैनिरोन जो होते हैं अपने माँ और बहन को कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ से पुराने घर में लौट जाओ, और हाँ याद रखना वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है। यहाँ पे बहन पूछती है कि भाई अगर आखिर बात क्या है, आपको पता है ना वो गरीब खाना है और कितना बेकार और गंदी सी जगह है, वहाँ पे कैसे रहेंगे। तो माँ कहती है कि बेटा तुम कुछ बताओगे तभी तो हम यहाँ पे जाएंगे, कुछ बता भी नहीं रहे हो, बस हमें यहाँ से शांति से भेज रहे हो। बेटा कहता है कि मैं आपको बताने की हिम्मत तो रखता हूँ, क्या आप सुनने की हिम्मत रखेंगी। जिसके वजह से उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वो समझ जाती है और अपने बेटी से कहती है कि चलो हमें सामान पैक करना है। बहन पूछती है कि आखिर बात तो बताओ। तो यहाँ पे सैनिरोन कुछ भी नहीं बताते और उसकी माँ उसको खींच के ले जाती है सामान पैक कराने के लिए। जिसके बाद से सैनिरोन को देखते हैं इनके पास एक लेटर आता है और वो लेटर निकाल कर सैनिरोन लेटर पढ़ने के बाद एक अजीब सा मुंह बनाते हैं, मतलब हाँ उनका प्लानिंग जैसा वो प्लानिंग किए हैं वैसे ही चल रहा है। आगे की सीन में हम इम्पेरर को देखते हैं जिनके पास एक लेटर या फिर कहें कि किताब आती है जिसमें वो पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं मिस्टर जियांग वहीं पे होते हैं और वो पढ़ने के बाद कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि राजा चैंग जो है वो अपने सैनिकों को लेकर आ चुके हैं और वो सभी राज्य के बाहर ही हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या होगा अगर हम उन्हें जाकर पकड़ ले। तो या राजा कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। जिसके बाद से ड्यूक सू भी ये कहते हैं कि हो सकता है कि वो ये कहते हैं लॉर्ड चैंग कि वो अपने साथ उन लोगों को मतलब उन ट्रॉप्स को सैनिकों को इसलिए लाए हो ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। यहाँ पे जो ड्यूक सू कहते हैं हमें प्लानिंग के हिसाब से चलनी होगी। लॉर्ड चैंग आएंगे मेमोरियल में, मतलब माता पिता के इनका मेमोरियल होता है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड चैंग आएंगे, उसके बाद से जरूर वो और उनकी बहन वानी कोई ना कोई प्लान बनाए होंगे, उसके बाद से ही वो लोग हमला करेंगे। इतनी जल्दी तो वो लोग सामने से हमला नहीं कर सकते, मतलब वो लोग पीठ पीछे वार करने वाले में से तो नहीं है ना, मतलब सामने से हमला करेंगे लेकिन हाँ कुछ हमारी गलती निकालने के बाद। जिसके वजह से राजा कहते हैं ठीक है फिर प्लानिंग देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मिस्टर जियांग होते हैं ना वो कहते हैं तो फिर क्या करें, हम मौत का इंतजार करें, हमें पता है कि वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। राजा भी सोच में पड़ जाते हैं और मिस्टर जियांग भी। आगे की सीन में हम देखते हैं 5 दिन के बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेरेमनी की फुल तैयारी चल रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये सीधी होते हैं इन सारी सेरेमनी की तैयारी करा रहे होते हैं और इनके आसपास जो मंत्री लोग होते हैं इन लोगों से बातें करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया है, लेकिन फिर मुझे अच्छी तरीके से जांच करनी होगी क्योंकि कल ही इसका सेरेमनी जो है वो होने वाला है। ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल, और ये सीधी वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम लॉर्ड चैंग को देखते हैं जहाँ पे एक आदमी आता है और बताता है कि सिटी से कोई आपसे मिलने के लिए आया है। वो कहते हैं ठीक है अंदर भेज दो। जिसके बाद से लॉर्ड चैंग यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं, काले कपड़े पहने हुए एक आदमी आता है। लॉर्ड चैंग अपने लोगों को यहाँ से बाहर भेज देते हैं। जब ये आदमी काला कपड़ा अपने चेहरे से हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये सैनिरोन होता है। यहाँ पे जो मिस्टर लॉर्ड चैंग होते हैं वो कहते हैं कि वाह, मेरी बहन ने एक निश्चित रूप से बहादुर व्यक्ति को चुना है, बताओ तुम क्या प्लान लेकर आए हो। वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, देखिए आप महाराज पर हमला करने के लिए तो जा रहे हैं लेकिन आप उस पर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते, तो क्यों ना आप राजकुमारी को मार दें। राजकुमारी को मारने के बाद आप राजा को फंसा सकते हैं। जिसके बाद से लॉर्ड चैंग जो होते हैं वो तलवार निकाल कर उसके गले पे रख देते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसा कहने की, वो मेरी बहन है आफ्टर ऑल। वो बताता है कि हाँ मुझे पता है वो आपकी बहन है, लेकिन आप इतने सालों से देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे, मतलब अपनी बहन को लेकर ये सब कुछ सोचना, उनको बचाव के बारे में। वो कहता है कि आफ्टर ऑल ये मेरी बहन है, मैं उसे मारने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। हाँ ये हो सकता है कि उसके मौत का नाटक रचा जाए। तो इसके बाद से जो सैनिरोन होते हैं वो कहते हैं उसके मौत का नाटक रचने के लिए देखिए इस वक्त ना वो इस हालत में नहीं है, मैंने ऐसा सोचा था कि उससे ऐसा कहूँगा करने के लिए, लेकिन जब वो ऐसा करेगी तो अगर वो होश में आएगी और उसे ऐसा जहर दे दिया जाएगा जिससे उसे मौत का नाटक रचा जाए, लेकिन जब वो होश में आएगी तो क्या आप मेरे बारे में बात करेंगे मेरे बिहाफ में। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, जब राजकुमारी होश में आएगी तो मैं उसे बता दूंगा ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था। जिसके बाद से जो सैनिरोन होता है वो कहता है कि ठीक है फिर जैसा आप कहें मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप इस बात पे राजी हैं तो हम उसके मौत का नाटक रचेंगे और इसमें इम्पेरर को फंसा देंगे। लेकिन लॉर्ड चैंग आपको इस बात को याद रखना होगा कि आपको मेरी तरफ से राजकुमारी के लिए बात करना होगा, मतलब राजकुमारी अगर मुझे गलत समझेगी तो आप उन्हें समझाएंगे। आगे में हम देखते हैं कि लॉर्ड चैंग राजधानी में पधारते हैं और यहाँ पे सभी लोग उनके नाम का जय जयकार कर रहे होते हैं। लॉर्ड चैंग बहुत दिनों बाद आए होते हैं ना। जिसके बाद से हम सम्राट को देखते हैं यानी कि इम्पेरर को, इनके पास लॉर्ड चैंग पधारते हैं और सम्राट को यानी इम्पेरर को प्रणाम करते हैं। सम्राट कहते हैं कि नॉर्थ बॉर्डर पे आप देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। कहते हैं कि सम्राट ये तो आपका बड़कपन है, वरना ये मेरा काम है कि अपने देश की रक्षा करना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वैसे हमारे पिताजी हेवन में होंगे और जब वो वहाँ से आपको देखते होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जिसके बाद से वो अपने यूज को बुलाते हैं और लॉर्ड चैंग को ढेर सारे तोहफे देते हैं, जिसमें बुद्धा का एक मूर्ति और ढेर सारे जेवरात सोने चांदी बहुत कुछ देते हैं। लॉर्ड चैंग उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और सम्राट से जो वो मतलब जो पढ़ रहे होते हैं ना उनके यूज वो ले लेते हैं पर्ची कि मैं आपके गिफ्टों का और जो तोहफे आपने दिए हैं उसका सम्मान करता हूँ। जिसके बाद से जो लॉर्ड चैंग होते हैं वो अपने आदमियों को बुलाते हैं और वो लोग उनसे भी ढेर सारे सोने चांदी और बहुत सारे चीज़ लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि गद्दाई कंट्री के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमने उनको पराजित कर दिया। जिसके बाद से हमें ढेर सारे तोहफे मिले, मतलब ढेर सारे सोने चांदी उनसे लूटे हैं और वो सारे मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। सम्राट भी कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो लॉर्ड चैंग होता है वो कहते हैं कि आप हमेशा लंबी उम्र जिए सम्राट को। जिसके बाद से सम्राट कहते हैं कि हमारे पिता से स्वर्ग से आपको देखते होंगे तो बहुत खुश होंगे और कल उनका जो है मतलब पूजा होने वाला है
हैं उनके मृत्यु दिवस पे, तो आप जरूर पधारिएगा। तो लॉर्ड चैंग कहते हैं कि जी जरूर, जिसके बाद सम्राट आगे निकलते हैं और लॉर्ड चैंग उनके पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर सैनी रोन जो है ना वो इशारा करते हैं लॉर्ड चैंग को, और ये चीज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं ड्यूक सू देख लेते हैं। जिसके बाद से हम राजकुमारी को देखते हैं अपने कमरे में। राजकुमारी के आसपास में बहुत सारे लड़के होते हैं जो उन्हें सर्व कर रहे होते हैं, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उनका पैर दबा रहे होते हैं। राजा चैंग जब आते हैं तो राजकुमारी ने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि भाई आप आ गए, मैं आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे मैंने सुना है कि राजा यहाँ ने आपको ढेर सारे तोहफे दिए हैं। तो वो कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि मुझे कितने तोहफे मिले हैं, और ये एक्ट करना बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। और वहाँ से जितने भी नौकर वोकर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सभी को बाहर जाने को कहते हैं। जिसके बाद से राजा चैंग कहते हैं तुम फूल बन गई, एक लड़के का प्रेगनेंसी मतलब लेकर कि तुम प्रेग्नेंट हो, इस बात के लिए इतना ज़्यादा फूल बन गई कि तुम पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। वो कहती है हाँ भाई माफ़ कर दो, माना कि मैं उस वक्त थोड़ी सी नाव में बह गई थी, लेकिन अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है, तो अब हम वही करेंगे जो हमने तय किया था। जिसके बाद से वो कहती हैं कि चलो अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। ये दोनों लोग जाकर अपने माँ के सामने वर्शिप करने लगते हैं, मतलब प्रणाम करने लगते हैं और याद करते हैं। जहाँ इसकी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारे मतलब पिता की यानी राजा की फेवरेट पत्नी नहीं हूँ, उनकी फेवरेट कॉन्सर्ट नहीं हूँ, और तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि याद रखना जो फेवरेट कॉन्सर्ट होगी उन्हीं का बेटा ही राजा बनेगा, तो तुम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देना। यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, और आज प्रिंस चैंग जो है वो अपनी बहन को उठाते हैं, और यहाँ पे ये दोनों लोग अपने वादे को आज भी निभा रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहीं पे आते हैं ली जोंगनान। ली जोंगनान को देखकर जो राजा चैंग होते हैं वो कहते हैं ली जोंगनान आप, और ये लोग सभी लोग आपस में बातें करते हैं। हम देखते हैं कि जो ली जोंगनान होते हैं ना वो राजा से बताते हैं कि सारी तैयारी कर दी चुकी है और कैसे रात को सारा हमला कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। जिसके बाद से हम ड्यूक सू को देखते हैं जो कि नक्शा दिखाकर अपने चेले चपाटों को समझा रहे हैं कि किसको कौन सा कोना संभालना है। जिसके बाद से हम ली जोंगनान को देखते हैं वो भी नक्शा दिखाकर मतलब लॉर्ड चैंग को यही समझा रहा होता है, और राजकुमारी जो होती है वो कहती है मुझे आपको किसी से मिलाना है, और वहाँ पे सैनी रोन आते हैं। सैनी रोन आके महाराज को प्रणाम करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि बताइए आपका कौन सा रैंक है। तो वो बताते हैं कि मेरा 5th रैंक है। तो वो कहते हैं कि मेरा भाई बिना ऐसे ऐसे लोगों को पाल के रखा, और मुस्कुराता है, कहता है कि जब मैं जीत जाऊंगा ना तो मैं आपको निश्चित रूप से सक्सेस की ओर आगे बढ़ाऊंगा। वो कहता है कि धन्यवाद महाराज। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो मुस्कुराते हैं, और दिखाया जाता है कि नक्शे की इन लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। आगे हम ड्यूक सू को देखते हैं जो कि जियांगली के साथ होते हैं। कहती है तो फाइनली कल वो दिन आने वाला है ना। ड्यूक सू कहते हैं कि हाँ फाइनली कल वो दिन आने वाला है। 8 साल मैंने इन दिनों का इंतजार किया। तुम्हें पता है जियांगली, तुमने एक बार मुझसे पूछा था ना कि कोई है जो अनजस्टिस के वजह से मृत्यु हो गई है जिसकी, तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि ये क्वेश्चन आज फिर पूछो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई है जो अनजस्टिस की वजह से मर गया था, और वो मेरे पिता थे जिनके साथ न्याय नहीं हुआ था, और मैंने न्याय के लिए वो ड्रम भी बजाया था, लेकिन फिर भी मेरे साथ न्याय नहीं किया गया। लेकिन 8 साल के बाद आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैं अपने पिता के लिए न्याय करूँगा। जियांगली कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। वो कहता है कि देखो मैं कल शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जियांगली कहती है मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम हमेशा से ठीक रहोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो कहता है कि देखो तुम अपने आप पे विश्वास करना, उसके अलावा किसी पे नहीं। वो कहती है कि लेकिन मुझे तो आप पे विश्वास है, और मुझे विश्वास है आप सब कुछ ठीक कर देंगे। जिसकी वजह से ड्यूक सू कहते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और हाँ तुम अपना ख्याल रखना। जियांगली कहती है कि मुझे विश्वास है आप लौट के मेरे पास आएंगे, और मैं हमेशा से आपका इंतजार करूंगी। जियांगली ड्यूक सू को शांत कराते हुए कहती है कि आप चिंता मत करो, हेवन से जब तुम्हारे पिता तुम्हें देखते होंगे ना तो वो तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। मेरे पिता भी जैसे लोग प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्हें फ्रेम किया गया, वैसे तुम्हारे पिता को भी फ्रेम किया गया है। तो वो ड्यूक सू जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, और जो लोगों ने गलतियाँ की हैं, राजकुमारी वानिंग, राजा चैंग, इन सबको जरूर, इन सब का मतलब जो है कि एक राय का फल मिलेगा। जिसके वजह से ड्यूक सू जो होते हैं वो जियांगली को अपने गले से लगा लेते हैं। सीन यहाँ से कट होता आगे की सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि दादी जियांग से मिलती हैं, उन्हें लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये रुआयो का लेटर है, और वो बता रही है कि वो वहाँ पे दादी जियांग कहती है कि ये बच्चे भी ना देखो कैसे चिट्ठी लिखी है उसने, और ली के बारे में हम सबके बारे में पूछा है, वो कितना ख्याल करती है ना, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो पिता जियांग जो होते हैं वो कहते हैं कि माँ अगर मैं प्रधानमंत्री ना होता तो हमारा फैमिली अलग तरीके से जी रही होती ना। और वो याद करते हैं कि राजा ने मरते वक्त इन्हें प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रखा था और कहा था कि तुम याओ के टीचर हो, यानी एम्पायर के टीचर हो, तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बड़े होने में और उसका एम्पायर बनने में उसकी ताकत बनो, उसका सहायता करना और हमेशा उसका साथ देना। यहाँ पे पिता जियांग ने मना किया था, लेकिन एम्पायर ने कहा था कि प्लीज़ इसे मना मत करो, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा उसका कोई अपना नहीं है, और तुम उसके अपने हो, तुम उससे सब कुछ सिखा सकते हो, मुझे तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर ये सब सौंप के जाता हूँ। और ये सब कुछ याद करते हुए पिता जियांग जो है दादी जियांग को बता रहे होते हैं, और कहते हैं कि माँ अगर मैं एक एम्पायर का मतलब उनका रक्षक ना होता और उनके लिए सब कुछ ना करता तो शायद आज इतना सारा मैसअप ना होता फैमिली में, मैं फैमिली पे ध्यान दे पाता। मैंने फैमिली पे कभी भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा राजकाज के कामों में बिजी रहा। वो बताता है कि ली जोंगनान जो अंदर ही अंदर महाराज को खाया जा रहा था, मैं उसे भी रोकने में असमर्थ रहा। माँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं ना। उसकी माँ बोलती हैं कि बेटा तुम हमेशा से सही रहे हो, और वैसे तुम आज ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? क्या ऐसा है कि लॉर्ड चैंग वापस लौट आए हैं रिबेल यानी बदला लेने के लिए? तो वो कहता है कि हाँ माँ आपने सही समझा। तो वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब लड़ाई होने वाली, युद्ध होने वाला है। वो
कहता है कि हाँ माँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरी फैमिली की रक्षा करें। मैं जाऊँगा तो शायद मैं कभी लौट के ना आऊँगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरी फैमिली को संभालें। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, आज पता है कि तुम किसकी तरह दिखते हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहे हो, जो कि तुम्हारी तरह निडर थे और हमेशा से अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे किसी भी चीज़ के लिए। तुम आज बिल्कुल उनकी तरह दिख रहे हो। और बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद से उनके पिता यानी पिता जियांग जो होते हैं वो भी ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराते हैं। कहते हैं कि माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं महाराज का साथ कभी बीच में नहीं छोड़ सकता, और मैंने उनके पिता से जो वादा किया है, मैं उनके पिता के दिया गया वादा पूरा करूँगा। और दोनों लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादा जियांग की जो इलिजिबल चाइल्ड की पत्नी होती है, वो ये सब कुछ सुन लेती है और सुन के जाकर अपने पति को बताती है। ये लोग अंदर में बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सही सुना है? वो कहती है कि हाँ, मैंने सही सुना है कि जो लॉर्ड चैंग है ना, वो यहाँ पे लड़ाई छेड़ने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि अब हमें किस परिवार की तरफ से होना चाहिए? देखो, लॉर्ड चैंग अगर जीत गए ना, तो वो सबसे पहले तो जियांग फैमिली को बर्बाद कर देंगे, जिसमें हम लोग हैं। तो हम लोगों को सोच समझ के किसी एक के तरफ से हो जाना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है ना कि लॉर्ड चैंग जो है, उनकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूत है और बहुत सारी आर्मी है जो राजा यांग से जीतने में समर्थ हो जाएगी। और राजा यांग तो हालांकि हारने ही वाले हैं। जल्दी पैकिंग करो, हमें चल के कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसके बाद से ये लोग पैकिंग वैकिंग करने लगते हैं, जिसके बाद से हम राजा को देखते हैं। उनका यून सू जो होता है वो समझा रहा होता है कि महाराज मतलब मिस्टर ये ने सारी तैयारी कर दी है, ये सीजी ने ये वो स्कूल तैयार किया है, आपको कल जाना है, इस समय पे यहाँ पे जाना है, इस समय पे वहाँ पे महारानी को प्रणाम करना वगैरह वगैरह सब कुछ बताता है। जिसके बाद से राजा कहते हैं कि यून सू, आप कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो? तो वो कहता है कि महाराज, मैं आपके साथ 10 सालों से भी ज़्यादा समय से काम कर रहा हूँ, जब से आप इस चेयर पर बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं कि अगर कल मैं इस चेयर पर ना बैठूँ तो वो आके घुटनों के बल बैठ जाता है। कहता है कि महाराज, मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस चेयर पर सिर्फ आप बैठे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। यहाँ पे इमोशनल बातें कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट ली आती हैं और ली कहती हैं कि महाराज, क्या आप मुझे कहीं भेजने की तैयारी कर रहे हैं? आप मुझसे छिपा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि कॉन्सर्ट ली, आपको यहाँ से जाना होगा, आपको पता है ना कल लड़ाई होने वाली है। वो कहती है कि हाँ, मुझे पता चल गया है महाराज, और मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। महाराज कहते हैं, पैसा क्यों कह रही है? आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दुविधाजनक समय है, अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं आपको कैसे बचा पाऊंगा? वो कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो राजा चैंग को लग जाएगा कि ये लोग कुछ सस्पिशियस हैं, इसलिए मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। महाराज प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। महाराज कहते हैं कि आपको यहाँ से जाना होगा, मुझे आपको बचाना है, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो वहीं पर बैठ जाती हैं, चाकू निकाल कर अपने गले पर रख देती है। कहते हैं कि महाराज, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी तो इससे अच्छा तो है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं खुद को मार दूँ, मैं कहीं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो महाराज उसे उठा लेते, अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहती है वैसा ही होगा। इसके बाद से अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लेट एम्परर का जो होता है वो टॉम होता है। और यहाँ पे महाराज आते हैं और कुछ लोग मतलब उनके पिता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि वो स्वर्ग से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे वगैरह वगैरह। और फिर महाराज जो होते हैं वो जाते हैं, 3 अगरबत्ती लेते हैं, जलाते हैं और वहाँ पे गाड़ देते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग महाराज से मतलब अपने पिता से वर्शिप करते हैं कि पिताजी हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए। उनको प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। मतलब ये लोग सम्मान दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो राजकुमारी की बारी आती है ना, तो राजकुमारी याद करती हैं कि जिस दिन इनके पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे, ये गई थी अपने पिता के पास मिलने के लिए दवाई लेकर। उन्होंने नौकरों से कहा था तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद से उनके पिता कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। वो कहते हैं कि पिताजी हाँ, मैं वापस आ गई। क्या आपने सोचा, आपने दाई कंट्री वालों को मुझे बेच दिया था, मतलब उन्हें उनके पास मुझे भेज दिया। आपको पता है कि मैं कैसे जी? उन्होंने मेरा रेप किया, जिसके बाद से उन्होंने मुझे जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया। भीड़ बकरियों के बीच में मैं रह के जीती थी और मेरे पास खाने को मतलब कुछ खाना नहीं था। मतलब उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया, ये सारी बातें अपने पिता को बता रही होती हैं। इसके पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि पिताजी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब जानबूझकर नहीं किया। बेटी मुझे माफ़ कर दो। जिसकी वजह से वो कहती है खैर कोई बात नहीं पिताजी। उसके पिता खांसने लगते हैं। वो कहती है लाइए मैं आपको दवाई पिलाती हूँ, और दवाई पिलाने जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दवाई तकिया पे गिरा देती है। कहती है ओफो, तकिया गंदा हो गया, लाइए मैं इसे बदल देती हूँ। और उस तकिया को उठाकर अपने पिता के मुँह पे रख देती है, जिससे अपने पिता को जान से मार देती है। और उसके बाद से वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद से वो कहती है आज के दिन में कि पिताजी आपके साथ इतना तो होना ही चाहिए। आपने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे साथ व्यवहार हुआ, वो सब आपके कारण हुआ। आप अगर मुझे दाई कंट्री वालों को ना देते तो शायद मेरे साथ इतना व्यवहार बुरा ना किया जाता। वैसे भी आप तो मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे, तो आप मरना ही डिजर्व करते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि तीनों भाई बहन जो होते हैं अपने पिता को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप स्वर्ग में अच्छी जीवन जिए या जो भी। हाँ, तो ये तीनों लोग महाराज को प्रणाम करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तो राजा जो होता है, जो राजा चैंग से बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि नॉर्थ में आपने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। जिसकी वजह से राजा कहते हैं कि भाई आपको जाके आराम करना चाहिए, रात को जो बैंक्वेट में पार्टी होने वाली है आप वहाँ पे जरूर आइएगा। राजा चैंग कहते हैं जी महाराज, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से राजा चैंग जो होते हैं ना, वो जाकर ड्यूक सू से बातें करते हैं। लॉर्ड चैंग कहते हैं कि ड्यूक सू, बहुत साल हो गए ना साहेंग, उस वक्त तुम इतने छोटे से थे जब मैं तुमसे मिला था। वैसे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई वगैरह वगैरह। वो कहता है कि अब तो वो पुरानी बातें हो गई, अब आपको उसे भूल जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हाँ, वैसे अगर तुम्हारे पिता ना होते तो मुझे बहुत कुछ ना सीखने को मिलता, क्योंकि वो मेरे मास्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। और तुम्हें पता है कि उस वक्त उनके पास टाइम था, वो बच के निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने मौत चुनी। और मुझे यकीन है कि तुम अपने पिता के जैसे मूर्खता नहीं करोगे। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे अपने पिता के जैसे रिस्क लेना
रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, फिर रात को पार्टी में मुलाकात होगी ज़रूर। ड्यूक्सू कहते हैं ज़रूर, क्यों नहीं। तो जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो शनि मतलब जो राजा चैंग होता है ना, वो कहते हैं ठीक है फिर हम मिलते हैं, और वहाँ से प्रणाम करके ड्यूक्सू चले जाते हैं। आगे का सीन में हम देखते हैं कि जियांगली जो होती है वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि हे भगवान शक्ति देना ड्यूक्सू को सब कुछ करने का। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जियांग रेजिडेंस में, मतलब ड्यूक्स रेजिडेंस में ढेर सारे जो सैनिक होते हैं वो काले कपड़ों में आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जियांगली के भाई और पिता भी आते हैं। पिताजी की तो हालत अभी ठीक नहीं होती है, लेकिन भाई कहता है कि आप मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते हो, बताओ सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे जो लुजी होता है वो बताता है कि दरअसल बात यह है कि ये जो सैनिक है ना, ये आप लोगों की रक्षा के लिए हैं, और आप लोग को यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना, अपना ध्यान देना है। मतलब वो थोड़ी बहुत बातें बता देता है। जिसके वजह से हम जियांगली को देखते हैं जो कि झाओकी से बातें करती है, मतलब उसी जो ड्यूक्सू का आदमी होता है उनसे बातें करती है, और कहती है कि ड्यूक निवास से जब कोई भी खबर आए तो मुझे बता देना। वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, ड्यूक्सू ने सारा व्यवस्था कर लिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे ड्यूक निवास में बहुत सारे सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है। ये सारी बातें करने के बाद जब वहाँ से जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि जो दादा जियांग के इलिजिमेट चाइल्ड का, मतलब जो इलिजिमेट चाइल्ड होता है ना, वो आता है, कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ। तो वो कहता है कि नहीं, अभी ओल्ड मैडम ने मुझे बुलाया है तो मुझे वहाँ पे काम के लिए जाना है। वो कहता है कि क्या तुम मेरा बात नहीं मानोगे। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, चलिए हम आपका काम कर देते हैं। जिसके बाद से वो ले जाता है तो एक पौधा दिखाता है, कहता है कि इस पौधे को सूंघो, देखो ऐसा लगता है शायद वो खराब हो गया है। वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अभी ओल्ड मैडम के पास जाना, और वहाँ से जाने लगता है। जैसे वो जाने लगता है हम देखते हैं कि कोई आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है, और सामने उस आदमी से झाओकी लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन अचानक से झाओकी को पीछे से उसके मुंह पे वो कपड़ा रख दिया जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और ये कोई और नहीं, लेजिमेट चाइल्ड ही होता है। वो झाओकी को बेहोश कर लेता है। जिसके बाद से हम देखते हैं जो जियांगली होती है उसके पास से एक लेटर आता है ड्यूक्सू के निवास से कि तुम जल्दी ड्यूक रेजिडेंस में चलिए और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी नौकरानी ला कर देती है तो वो थोड़ी सी चिंतित हो जाती है। जिसके बाद से अपना सिटी बजाती है और वहाँ पे झाओकी आता है और उन्हें प्रणाम करता है। वो कहती है कि मेरे साथ ड्यूक निवास में चलो। हम देखते हैं कि झाओकी जो होता है अपने नाखूनों को छिपा रहा होता है, मतलब ये झाओकी नहीं कोई और है। जिसके बाद से वो जियांगली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जियांगली झाओकी के साथ जब यहाँ से जा रही होती है तो हम देखते हैं कि लिजिमेट चाइल्ड जो होता है वो सब कुछ देख रहा होता है, और वहाँ से जब बाहर आता है तो वो एक लेटर लिखा होता है जो कि एक कबूतर के हाथों वहाँ से भिजवा देता है। देखता है कि उसके हाथों में चोट भी लगी है। जिसके बाद से हम जियांगली को देखते हैं, वो कहती है कि हम शायद पहुँच गए हैं। तो वो कहता है कि अभी हम नहीं पहुँचे, सेकंड लेडी जियांगली। जिसके बाद से वो याद आता है कि झाओकी तो हमेशा मुझे माई लेडी कहा करता था। तो वो कहती है कि ये झाओकी नहीं है। जिसके बाद से वो उससे पूछती है कि रोज़ तुम मुझे लेटर लेकर आते थे देने, आज नौकरानी के हाथों क्यों भिजवाया। वो कहता है कि मैं किसी गार्डनिंग काम में बिजी था, इसीलिए शायद लेटर मेरे पास नहीं पहुंचा। जिसके बाद से जियांगली कहती है कि निश्चित रूप से झाओकी नहीं है, और कहती है कि एक मिनट गाड़ी रुको, मुझे कुछ काम है, और वो उतर के वहाँ से जाने लगती है। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद से तुमने मुझे पहचान लिया है, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जियांगली वहाँ पे चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। हम देखते हैं कुछ काले कपड़ों में लोग होते हैं जो कि जियांगली को बचाने के लिए आगे आते हैं, और उनसे लड़ने के लिए कुछ सैनिक भी होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि झाओकी वाला जो आदमी होता है ना, वो उसे मार के वहीं पे जियांगली को बेहोश कर देता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जब जियांगली की आंख खुलती है तो वो कैद पाती है राजकुमारी के अंडर में, मतलब राजकुमारी ने उसे कैद कर लिया। राजकुमारी वाणी वहाँ पे झाओकी के साथ आती है। तो जियांगली कहती है कि आखिर में ये कौन है। तो वो उसे इशारा करती है। तो जो झाओकी बना होता है वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है, और हमें पता चलता है कि ये झाओकी नहीं बल्कि कोई और होता है जो कि मास्क लगा के ऐसा बना है। तो यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि वैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आने के बाद। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम और ड्यूक्सू साथ में मिलकर सफर करो। वो कहती है कि सफर ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो राजकुमारी वार्निंग जो होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है बच्चा खोना कितना ज़्यादा बुरा होता है, और तुमने मुझे प्रेगनेंसी के जाल में फंसाया। वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिंदा रहकर करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब जिंदा गाड़ देना कितना बड़ा मुश्किल काम है। राजकुमारी वार्निंग तुम्हारी वजह से मैंने कितना सफर किया ये तो तुम सोच में नहीं कर सकती। राजकुमारी वार्निंग कहती है अभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सफर करना है अपने ड्यूक्सू के साथ मिलकर। वो कहता है कि हाँ, वह कहती है कि हाँ वैसे भी तुम्हारी और सनी और की जोड़ी तो नंबर 1 की है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की तरह ही हो, डायन और चुड़ैल। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो, दोनों ना बहुत ज़्यादा बुरे हो और बहुत कुछ बुरा भला कह रही होती है। यहाँ पे जो राजकुमारी वार्निंग होती है वो कहती है कि हाँ सनी और वो तो बहुत भोला सा हस्बैंड है, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे वो मेरे लिए तुम्हें मार दिया, मतलब जान से मारने की कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सफर करना है जियांगली, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम्हें तो बहुत कुछ भोगना है। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ गलत किया है उस सब का बदला मैं एक एक करके लूंगी। और यहाँ पे वो पागलों की तरह हंस रही होती है और नाचती हुई वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि जो जियांगली होती है ना वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलता है अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।